हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। और आज हम यार हैकर रैंक के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये एल्गोरिथमिक क्वेश्चन है एक, और ये ऐसे मैंने रैंडमली एक क्वेश्चन चूज कर लिया। तो अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो ये वो क्वेश्चन है। तो आप ये क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, 15 सेकंड्स के लिए, और उसके बाद बात करते हैं। ओके, तो आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा यार। अगर नहीं पढ़ पाए 15 सेकंड्स में तो एक बार वीडियो पॉज करके आप देख लेना इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक किंडरगार्टन टीचर है और उसको ना अपने चिल्ड्रन को, जितने भी उसकी क्लास के अंदर चिल्ड्रन है, उन सबको कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और हर चिल्ड्रन की एक ना रेटिंग है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ये एरे दे रखा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स हैं और सबकी कुछ ना कुछ रेटिंग है। और क्या रखा है कि सबको कम से कम एक कैंडीज मिलनी चाहिए। ठीक है, सबको कम से कम एक कैंडी तो मिलनी चाहिए, और साथ में जिसकी रेटिंग ज़्यादा है अपने लेफ्ट या राइट से, अपने नेबर से, उसको ज़्यादा कैंडी मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो किसी की रेटिंग 2 है बीच वाले की, और लेफ्ट वाले की 1 है, राइट वाले की 1 है, तो बीच वाले को लेफ्ट और राइट वाले से ज़्यादा कैंडी मिलनी चाहिए। तो जैसे कि अगर इसे हम यहाँ पे लिखें तो इन्होंने लिखा हुआ है 4 6 4 5 6 2, 4 6 4 5 6 2। ठीक है, ऐसा कुछ है। और इन्होंने फिर आंसर भी दे रखा है 1 2 1 2 3 1, 1 2 1 2 3 1। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जिसकी रेटिंग ज़्यादा है, जैसे 6 की रेटिंग ज़्यादा है अपने लेफ्ट और राइट से, अपने नेबर से, तो इसके पास ज़्यादा कैंडीज होनी चाहिए लेफ्ट और राइट वालों से। ठीक है, तो इसके पास जैसे इसके नेबर कुछ नहीं है, इसका नेबर लेफ्ट साइड तो कुछ नहीं है, राइट साइड वाले की रेटिंग इससे ज़्यादा है, तो इसको कम कैंडी मिल जाएगी। तो 1 कैंडी से भी खुश है, क्योंकि सबको कम से कम एक कैंडी तो मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये 1 कैंडी से खुश है। इसकी रेटिंग इससे ज़्यादा है और इससे भी ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा कैंडी मिलनी चाहिए, तो इसको 2 मिल रही है। ठीक है, 1 से ज़्यादा है 2। ठीक है, अब इसकी रेटिंग जो है वो इससे भी कम है और इससे भी कम है, तो इसको कम कैंडी मिलनी चाहिए 1। अब इसकी रेटिंग जो है वो इससे तो ज़्यादा है लेकिन इससे कम है, तो कम से कम इससे तो ज़्यादा कैंडी मिलनी चाहिए उसे। ठीक है, तो इसको 2 मिल रही है। 2 इज ग्रेटर देन 1, तो इसको 2 कैंडीज मिल रही है। नाउ 6 की रेटिंग 5 से भी ज़्यादा और 2 से भी ज़्यादा है ना, तो इसको जो कैंडी मिलनी चाहिए वो दोनों से ज़्यादा मिलनी चाहिए। और इसके पास 2 कैंडीज है, तो इसको कम से कम 3 कैंडीज मिलनी चाहिए, तभी जाके इसके पास ज़्यादा कैंडीज होंगी। और 2 वाले की रेटिंग सबसे कम है, मतलब इससे भी कम है, और राइट साइड में तो कोई नेबर ही नहीं है, तो इसको कम कैंडीज मिलेंगी। इसको 1 कैंडी मिल गई तो भी खुश है ये। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ फ्लो है, और आपको बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ कैंडीज कितनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है आपको इस सिस्टम में। ठीक है, आपको बहुत सारी कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी, मिनिमम जो कैंडीज इस सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूट होंगी वो आपको बतानी है फाइनल आंसर में। तो ये क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन स्टेटमेंट थी, आपको समझ में आ गई क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है। अब देखते हैं क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, हैकर रैंक पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ ली। ठीक है, आपको समझ में आ गया प्रॉब्लम। जब तक आपको प्रॉब्लम समझ में आए तब तक आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते रहो। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते रहो। कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो उसके लिए आपको फिर इनपुट और आउटपुट देखने पड़ते हैं। जो इन्होंने सैम्पल इनपुट आउटपुट दिए होते हैं कि वहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, लेकिन हमें पहले ही समझ में आ गया क्वेश्चन क्या करने वाला है ना। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। डिस्क्रिप्शन क्या है कि हमें एक फंक्शन सॉल्व करना है। ठीक है, पूरा का पूरा कोड नहीं लिखना, पूरी इनपुट और आउटपुट नहीं लेनी, हमें सिर्फ एक फंक्शन सॉल्व करना है। और वो फंक्शन क्या करेगा, वो ये वाला फंक्शन है। इसके अंदर पास कर रहे हैं एक इंटीजर n, और उसके अंदर पास कर रहे हैं एक एरे। और हाँ, एरे के अंदर जो नंबर्स हैं वो बता रहे हैं कि स्टूडेंट की रेटिंग क्या है। ठीक है, तो हमें ये वाला एरे मिलेगा। ठीक है, 4 6 4 5 6 2, ये वाला एरे हमें मिल गया। उसके बाद हमें बताना है कि मिनिमम कितनी कैंडीज होनी चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए हमें। ओके, उसके बाद अगला आता है इनपुट फॉर्मेट। तो इनपुट फॉर्मेट की हमें कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमें सिर्फ एक फंक्शन कैलकुलेट करना है और फंक्शन हमें इनपुट पहले से ही दे रहा है। ओके, कंस्ट्रेंट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यार, कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट क्या बताता है हमें कि हमारा जो क्वेश्चन है हमें कितनी टाइम में सॉल्व कर देना चाहिए उसे, मतलब कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर देना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 10⁵ तक जा सकते हैं। ठीक है, 10⁵ तक जा सकते हैं। तो आपको यहीं से पता चलना चाहिए कि जो ये क्वेश्चन है ये O ऑफ n या O ऑफ n log n में ही सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा होता क्या है ना सिस्टम के अंदर, हमें 10⁶ तक अगर हम कर देते हैं, अगर 10⁶ तक ही हम कर सकते हैं। ठीक है, हैकर रैंक के अंदर 10⁶ तक ही हम कर सकते हैं। तो अगर हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है कि n = 10 है, तो इस क्वेश्चन को आप O ऑफ n⁶ में भी कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप के, या फिर O ऑफ 2⁻n में भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पहले ही बोल दिया इन्होंने कि नंबर जो है वो 10⁵ तक जा सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए सिर्फ O ऑफ n यूज़ कर सकते हो, क्योंकि O ऑफ n आपका 10⁵ तक जाएगा, या फिर O ऑफ n log n तक कर सकते हो। ये भी आपका 10⁶ तक ही जाएगा। ठीक है, तो 10⁶ याद रखना हमेशा आपको,
और आपको कई बार कंस्ट्रेंट देख के आइडिया हो जाता है कि मुझे ये क्वेश्चन कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना है, ठीक है। क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट देख के आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया हो जाता है, उसके बाद आपके काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो आप अपनी अप्रोच के अंदर। तो हमें यहाँ से पता चला कि हमारा जो सोल्यूशन होना चाहिए, अगर इसको सारे टेस्ट केसेस पास करने हैं तो इसको कम से कम O ऑफ n या O ऑफ n log n तक तो रहने चाहिए, ठीक है। और आउटपुट फॉर्मेट के अंदर आपको एक सिंगल इंटीजर बताना है जो मिनिमम नंबर ऑफ कैंडीज एलिस को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ इनपुट्स देख सकते हो, सैम्पल इनपुट। तो उन्होंने बोल रखा है कि यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं और तीनों के पास ऐसी ऐसी कैंडीज आ रही हैं, ठीक है। इस तीनों की रेटिंग ये है 1, 2 और 2, तो उनको 4 कैंडीज मिलेंगी। और यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि 1, 2 और 2 इनकी रेटिंग है, तो इनको जो कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट होगी वो होगी 1, 2 और 1। अच्छा, एक और चीज़, अगर रेटिंग इक्वल है दो लोगों की, मतलब इसकी रेटिंग 4 है और इसकी भी रेटिंग 4 है, तो हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि इसकी रेटिंग कम ही है ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको भी 1 ही मिलेगी, ठीक है। अगर इसकी रेटिंग 4 है, इसकी रेटिंग 4 है, तो यहाँ पे दोनों को सेम मिलेगी, ठीक है, सेम। या फिर अगर इसके पास मान लो 10 भी होती तब भी इसको 1 मिल रही होती। क्यों? क्योंकि कंडीशन हमारे अभी भी सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन सिर्फ 2 ही है यार हमारे पास। एक कंडीशन ये है कि सबको कम से कम एक कैंडी तो मिलनी चाहिए, ठीक है, एक कैंडी सबको मिलनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर किसी की रेटिंग अपने नेबर से ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा, बराबर नहीं ज़्यादा, तभी उसके पास जो नंबर ऑफ कैंडीज होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे ये इक्वल है तो हम उस कंडीशन को भूल जाएंगे और इसको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि इसकी वैल्यू कम ही है इससे, ठीक है। तो इसको 1 दे दिया यहाँ पे, समझ में आ गया। तो इसीलिए यहाँ पे वही क्या हुआ है, अगर दो लोगों की रेटिंग इक्वल है तो हम उनको स्पेशली ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। ऐसे यहाँ पे एक अलग दे रखा है आपको। तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं और उनकी रेटिंग आपको यहाँ पे ऐसे दे रखी है और आपको आंसर आ गया 19, ठीक है। और अगला ऐसे ही है। तो अब जरा सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप सोचो इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ सोचा कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को। देखो, सपोज करो ऐसे 2 रेटिंग सिनारियोज हैं। पहले सिनारियो ऐसा कि सबकी रेटिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स हैं और 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे रेटिंग है। और दूसरा सिनारियो ये है कि रेटिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5, 4, 3, 2, 1। सब सोचते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हमें पता है जो इनको कैंडीज मिलेगी, सबको एक एक कैंडीज तो मिलनी चाहिए, ठीक है, 1, 1, 1, 1, 1, सबको कम से कम एक कैंडी तो मिलनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने सबको पहले एक एक कैंडी दे दी। उसके बाद मुझे देखना है क्या इसकी जो रेटिंग है क्या वो अपने लेफ्ट वाले से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो इसके पास जो कैंडीज होनी चाहिए वो अपने लेफ्ट वाले से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके पास इसकी रेटिंग इससे ज़्यादा है तो मैं इसको 2 दे दूंगा, और इसकी रेटिंग इससे ज़्यादा है तो इसको मैं 3 कैंडीज दे दूंगा। इसकी रेटिंग इससे ज़्यादा है इसको मैं 4 कैंडीज दे दूंगा, और इसकी रेटिंग इससे ज़्यादा है 5 की रेटिंग 4 है, 4 से ज़्यादा है तो इसको मैं 5 कैंडीज दे दूंगा। ऐसे ही अगर अब मैं पीछे से स्टार्ट करूँ, अब मैं पीछे से देखना स्टार्ट करूँगा क्या इसकी रेटिंग इससे ज़्यादा है। अगर इसकी रेटिंग इससे ज़्यादा है तो मैं इसको ज़्यादा कैंडीज दूंगा। क्या 4 की रेटिंग 5 से ज़्यादा है? नहीं, 4 की रेटिंग 5 से ज़्यादा नहीं है, तो इसको मैं इससे ज़्यादा कैंडीज नहीं दूंगा। जितनी कैंडीज इसके पास है उतनी सफिशिएंट है। इसकी रेटिंग इससे ज़्यादा नहीं, इसकी रेटिंग इससे ज़्यादा नहीं, इसकी रेटिंग इससे ज़्यादा नहीं, तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इसका आंसर ऐसे होने वाला है। अब देखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबको पहले एक एक कैंडी तो देनी जरूरी है, 1, 1, 1, 1, 1, सबको मैंने एक एक कैंडी दे दी। उसके बाद मैं चेक करूँगा क्या इसकी रेटिंग इससे ज़्यादा है, मतलब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, पहले लेफ्ट टू राइट मैं देखूँगा क्या 4 की रेटिंग 5 से ज़्यादा है। अगर 4 की रेटिंग 5 से ज़्यादा होती तो मैं 4 वाले को ज़्यादा कैंडी दे देता। तो 4 की रेटिंग 5 से ज़्यादा नहीं है तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। 3 की रेटिंग 4 से ज़्यादा नहीं है, 2 की रेटिंग 3 से ज़्यादा नहीं है, और 1 की रेटिंग 2 से ज़्यादा नहीं है, तो इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी भी ये 1, 1, 1 है। अब मैं राइट टू लेफ्ट मूव करूंगा। अब राइट टू लेफ्ट कैसे मूव करना है, अब मैं देखूंगा 2 की रेटिंग 1 से ज़्यादा है, अगर है तो इसके पास जो कैंडीज है उससे ज़्यादा कैंडीज यहाँ पे होनी चाहिए। तो इसके पास 1 कैंडी है तो इसके पास ज़्यादा कैंडी होनी चाहिए 2। 3 की रेटिंग 2 से ज़्यादा है तो इसके पास जितनी कैंडीज होनी चाहिए वो 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले 2 के पास 2 है तो यहाँ पे होगी 3, ऐसे सिमिलरली 4 और सिमिलरली 5। तो समझ में आ गया। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो मैं पहले देख रहा हूँ क्या राइट वाले की हमेशा लेफ्ट वाले से ज़्यादा कैंडी होनी चाहिए, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो लेफ्ट वाले की हमेशा राइट से ज़्यादा कैंडीज होनी चाहिए, ठीक है। इस टाइप को सिनारियो। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अभी वाला सिनारियो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, तो ये 8 स्टूडेंट्स हैं और इनकी रेटिंग कुछ इस तरीके से है, ठीक है, रैंडम कुछ भी रेटिंग है। तो अब हमें बताना है कि क्या क्या इनके पास कैंडीज डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे होना चाहिए। तो सबको पहले एक एक कैंडी तो दे देते हैं, एक 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 एक, क्योंकि सबके पास कम से कम एक कैंडी होनी चाहिए। उसके बाद अब देखते हैं लेफ्ट टू राइट चलते हैं पहले। तो लेफ्ट टू राइट कंडीशन हमें फॉलो कर रही है। तो 6 इज ग्रेटर देन 4, इसकी रेटिंग इससे ज़्यादा है तो इसके पास इससे ज़्यादा कैंडी होनी चाहिए 2। 4 की रेटिंग 6 से ज़्यादा नहीं है तो इसके पास रहने दो। 5 की रेटिंग 4 से ज़्यादा है तो इसके पास इससे ज़्यादा कैंडी होनी चाहिए 2। 4 की रेटिंग 5 से ज़्यादा नहीं है रहने दो। 3 की रेटिंग 4 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 6 की रेटिंग 3 से ज़्यादा है तो इसके पास ज़्यादा कैंडी होनी चाहिए 2।
8 की रेटिंग 6 से ज़्यादा है तो इसके पास भी ज़्यादा कैंडी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखना है जैसे कि अब यहाँ पे ये 2 है, तो मुझे क्या इसको 2 से ज़्यादा करना चाहिए या फिर 1 से 1, क्योंकि ये पहले 1 था, है ना। तो यहाँ पे ये यहाँ पे 2 है, तो क्या मुझे इसको 2 से ज़्यादा मतलब 3 रखना चाहिए या फिर मुझे इसको सिर्फ 1 इंक्रीमेंट करना चाहिए, मतलब 1 + 1 2 करना चाहिए। तो मुझे इसे 6 से ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 6 के पास 2 कैंडीज़ हैं और 8 इज़ ग्रेटर देन 6, तो 8 के पास जो नंबर ऑफ कैंडीज़ होंगी वो 6 की कैंडी से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे होगी 3 कैंडीज़। तो ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो ये सिनारियो हो गया। अब हमें राइट टू लेफ्ट भी आना है, क्यों? क्योंकि जो नेबर्स हैं वो दोनों साइड है, लेफ्ट भी है और राइट भी है। तो हमने लेफ्ट वाले नेबर्स की कंडीशन तो फॉलो कर दी और अब हमें राइट वाले नेबर्स की कंडीशन फॉलो करनी है। तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे और हम चेक करेंगे क्या 6 की रेटिंग 8 से ज़्यादा है, नहीं तो छोड़ दो। 3 की रेटिंग 6 से ज़्यादा है, नहीं। 4 की रेटिंग 3 से ज़्यादा है, हाँ। तो 4 के पास जो कैंडीज हैं वो 3 के पास जो कैंडीज हैं उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसके पास 1 कैंडी है तो इसके पास 2 कैंडीज होनी चाहिए कम से कम, ओके। अब 5 की रेटिंग 4 से ज़्यादा है, हाँ, तो 5 के पास जो कैंडीज होनी चाहिए वो 4 की कैंडी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 4 के पास 2 है तो 5 के पास एटलीस्ट 3 होनी चाहिए। नाउ 4 की रेटिंग 5 से ज़्यादा नहीं, 6 की रेटिंग 4 से ज़्यादा है, हाँ, तो 6 के पास जो कैंडीज होनी चाहिए वो 4 की कैंडी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऑलरेडी ज़्यादा है तो मत छेड़ो। नाउ 4 इज लेस देन 6, तो 4 के लिए भी कुछ नहीं करना, ठीक है। तो एक ही सिनारियो हो गया। यहाँ समझ में आ गया आपको कि कैसे हम अप्रोच कैसे ले रहे हैं। पहले हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और अपनी कंडीशन फॉलो करते आ रहे हैं रेटिंग वाली, और फिर राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं और अपनी कंडीशन दोबारा से फॉलो कर रहे हैं, जिससे हमारे जो नेबर्स हैं उससे ज़्यादा हमारे पास कैंडीज हों अगर हमारी रेटिंग ज़्यादा है तो, ठीक है। तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे इसे। तो अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे हमारे पास 9 स्टूडेंट्स हैं और सबको पहले एक एक कैंडी देनी है, तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, सबको एक ही कैंडीज मिल गई। अब लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो 4 की रेटिंग 5 से ज़्यादा है, नहीं। 1 की रेटिंग 4 से ज़्यादा, नहीं। 8 की रेटिंग 1 से ज़्यादा है तो इसके पास कैंडीज ज़्यादा होनी चाहिए 1 से, तो यहाँ पे हो गई 2। 9 की रेटिंग 8 से ज़्यादा है तो यहाँ पे 8 से ज़्यादा कैंडीज होनी चाहिए, तो 3। अब 9 की रेटिंग 1 से ज़्यादा है, नहीं। 9 की रेटिंग 9 की रेटिंग 9 से ज़्यादा नहीं, 9 की रेटिंग 9 से ज़्यादा नहीं है। 1 की रेटिंग 9 से ज़्यादा नहीं है और 2 की रेटिंग 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हो गई 2, ठीक है। तो ये एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि मैंने आपको समझ में आ जाए, ताकि यहाँ पे इक्वल रेटिंग है तो हम इनको स्पेशली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके ओके, नाउ अब हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे और हम देखेंगे क्या 1 की रेटिंग 2 से ज़्यादा है, नहीं। 9 की रेटिंग 1 से ज़्यादा है, हाँ, तो इसको 1 से ज़्यादा कैंडीज दे दो, तो ये हो गई 2, ओके। अब इस 9 की रेटिंग 9 से ज़्यादा है, नहीं। 9 की रेटिंग 9 से ज़्यादा है, नहीं। 8 की रेटिंग 9 से ज़्यादा है, नहीं। 1 की रेटिंग 8 से ज़्यादा है, नहीं। 4 की रेटिंग 1 से ज़्यादा है, हाँ, तो 1 से ज़्यादा कैंडीज मिल जाएंगी यहाँ पर, 2। 5 की रेटिंग 4 से ज़्यादा है, हाँ, तो 4 इससे ज़्यादा कैंडीज इससे मिलेंगी, तो यहाँ पर हो गई 3। तो ये समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके की अप्रोच हमें रखनी है। तो ये एक तरीका होता है सोचने का, या फिर एक दूसरा तरीका भी होता है जो सोचते हैं बच्चे, वो ये कि पहले सोच लो कि कितनी कैंडीज हमें देनी है, मतलब हमें हमें पहले ही सोच लेना है कि कितनी कैंडीज हमें पहले ही देनी चाहिए। मतलब 5 के बारे में पहले ही सोच लो कि 5 को हमें 3 कैंडीज देनी ही देनी है। तो हमें पता चलेगा कि 5 को 3 कैंडीज देनी ही देनी है जब हमें पता हो कि 5 के बाद कितने उससे छोटे आने वाले हैं, ठीक है। तो पहले ही सोच लो कि 5 के बाद कितने उससे छोटे नंबर्स हैं। तो 5 के बाद 2 बच्चे हैं जिनकी रेटिंग छोटी है, तो उसको 3 रेटिंग दे दो। 4 के बाद सोचो कितने उससे छोटे हैं, तो उसके पास एक ही छोटा है तो उसको 2 रेटिंग दो। 1 के बाद सोच लो कितने हैं, तो एक भी नहीं है तो इसको 1 रेटिंग दे दो। तो ये भी एक थॉट प्रोसेस होती है सोचने की। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, प्री प्रोसेसिंग एक एरे निकाल लेते हैं। वो एक अलग तरीका होता है, उसमें आपका एक आपका होता तो ओ एन के अंदर ये वो भी, लेकिन आपको एक अलग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेनी पड़ती है, आपको एक अलग एरे लेना पड़ता है स्पेस के लिए, जिसमें आप प्री प्रोसेसिंग करते हो। आप सोचते हो कि कितने स्टूडेंट्स उससे छोटे हैं, तो वो एक तरीका होता है। लेकिन हमने क्या किया, उसी प्री प्रोसेसिंग एरे को यहाँ पे अपने यूज़ के लिए यूज़ कर लिया, और यहाँ पे हमें एक अलग से एक एरे नहीं बनाना पड़ा। वैसे एक एरे तो हमें यहाँ भी बनाना पड़ ही रहा है अपने सॉल्यूशन के लिए, बट वो एक अलग तरीका होता है, ठीक है। तो आप उससे भी कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि 5 के बाद कितने छोटे स्टूडेंट्स हैं उसके बाद, तो 5 के बाद यहाँ पर 2 हैं। 4 के बाद कितने हैं, तो 4 के बाद 1 है। 1 के बाद कितने हैं, तो 0। 8 के बाद उससे छोटे कितने हैं, 0। तो 9 के बाद कितने छोटे हैं उससे, तो 0 0। 9 के बाद कितने छोटे हैं, तो 2। 1 के बाद छोटे 0, 2 के बाद छोटे 0। तो इस तरीके का आपने कुछ एरे पहले से बना लिया, और उस हिसाब से आप फिलिंग करोगे। तो उस तरीके से आप अगर फिलिंग करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे अच्छा इसके पास 2 स्टूडेंट्स इससे शॉर्टर हैं, तो इसके पास कम से कम 3 कैंडीज होनी चाहिए उनको फुलफिल करने के लिए। इसके पास 1 है तो इसके पास कम से कम 2 कैंडीज होनी चाहिए। इसके पास 0 है तो इसके पास सिर्फ 1 ही होनी चाहिए। फिर इसको भी 1 1 1 3 1 1, इस तरीके से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे आप, यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि 9 के जस्ट बाद तो 1 ही है ना। फिर उसके बाद तो वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। 9 से जस्ट छोटा 1 है, उसके बाद वो इंक्रीज़ हो रहा है, उससे काउंट नहीं करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा,
तो इस तरीके से आपने रख लिया कुछ। अब दूसरा एक एरे बनाओगे जो अब आपका राइट टू लेफ्ट चेक करेगा कि कितने बड़े नंबर्स हैं, और फिर उस हिसाब से इस एरे के अंदर फिल करोगे। तो वो भी एक तरीका होता है। हम उस तरीके से नहीं कर रहे, हम इस वाले तरीके से करेंगे जिसमें हम पहले लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और अपनी कंडीशन फॉलो करते आ रहे हैं, फिर राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, अपनी कंडीशन फॉलो करते आ रहे हैं, और वो हमारा मिनिमम आंसर दे देगा वहाँ पे। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो मैं अपने हैकर रैंक के एडिटर में आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे आप देख रहे हो ये कैंडीज़ वाला फंक्शन सॉल्व करना है सिर्फ। तो ये फंक्शन आपका नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ले रहा है और जो एरे है वो ले रहा है। तो इस एरे का नाम मैं ए रख देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप अपना लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। आपको अगर सी प्लस प्लस अच्छी लगती है तो सी प्लस प्लस चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारी लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, तो मैं जावा 8 में करने वाला हूँ इसे। नाउ हमें एक लॉन्ग रिटर्न करना है, ठीक है, लॉन्ग नंबर, क्योंकि ये जो नंबर है काफ़ी बड़ा हो सकता है, ठीक है, 10⁻⁹ से ज़्यादा जा सकता है ये नंबर। तो हमें थोड़ा लॉन्ग नंबर चूज़ करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक एरे बनाऊंगा, ये वाला जो एरे मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, और इसका नाम मैं रख दूंगा सी, कैंडीज वाला एरे, ठीक है। तो इंट सी, और इस एरे के अंदर मैं हर जगह 1 रख दूंगा, क्योंकि शुरुआत में हमें सबको 1 देनी होती है, तो उसको मैं 1 से फिल कर दूंगा इस एरे को। तो एरेज डॉट फिल होता है एक मेथड जो आपके एरे को फिल कर देता है उस नंबर से। तो ये हम देखेंगे यार जब हम कलेक्शन पढ़ रहे होंगे। तो ये एरेज जो, जैसे हमने एरेज डॉट सॉर्ट करा था ना सॉर्ट करने के लिए, वैसे एरेज डॉट फिल मेथड होता है। वो क्या करता है, जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट्स है सबके अंदर ये वाला नंबर डाल देगा। तो हम इसके अंदर 1 डाल रहे हैं, तो सब एरे के अंदर सब जगह 1 आ चुका है। ओके, अब हमें क्या करना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाना है, और हमें देखना है क्या राइट वाले की रेटिंग अगर लेफ्ट वाले से ज़्यादा है तो राइट वाले के पास जो कैंडीज होनी चाहिए वो लेफ्ट वाले के पास जो कैंडीज है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर, तो मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ सो दैट मैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड मुझे ना मिले, ठीक है। 1 से स्टार्ट करना है मुझे। मैं चेक करूँगा दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो अब मैं क्या करूँगा, इफ़ अगर रेटिंग ज़्यादा है, इफ़ ए ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन ए ऑफ आई माइनस 1, कि अगर राइट वाले की रेटिंग लेफ्ट वाले से ज़्यादा है तो इसके पास जो कैंडीज होनी चाहिए, तो सी ऑफ आई शुड बी इक्वल टू सी ऑफ आई माइनस 1 प्लस 1। इससे एक ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमें मिनिमम बताना है, तो हम यहाँ पे +100 नहीं करेंगे, है ना। हमें सिर्फ एक ज़्यादा करना है और उससे भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमें मिनिमम सॉल्यूशन देना है। तो ये जो चीज़ है वो आपका फर्स्ट इटरेशन कर देगा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट वाली इटरेशन यहाँ पे हो गई। अब हमें राइट टू लेफ्ट मूव करना है। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू n-2, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आई माइनस माइनस। तो अब हमें राइट टू लेफ्ट मूव करना है। तो मैंने n-2 से स्टार्ट किया अपना एरे, और मैं क्या करूँगा, n-2 इज ग्रेटर देन n-1, मतलब इफ i इज ग्रेटर देन i प्लस 1, है ना, क्योंकि अब मुझे राइट टू लेफ्ट मूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ i प्लस 1। तो जो ये मैंने यहाँ पे किया है कि लेफ्ट वाले के पास राइट वाले से ज़्यादा कैंडी होनी चाहिए अगर उसकी रेटिंग ज़्यादा है, तो क्या ये सही है? क्या मैं ये कर सकता हूँ? तो ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि मैंने लेफ्ट इटरेशन करते टाइम कुछ कैंडीज भर दी थी उसके अंदर पहले से ही। और अगर मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ सी आई प्लस 1, तो यहाँ पे हो सकता है कि जो मेरे पास जो अब आंसर आ रहा है वो मुझे लेफ्ट वाली कंडीशन को फॉलो ना करे। जैसे कि एक सिनारियो देखो, तो जैसे कि सोचो कि अगर कैंडीज इस तरीके से कुछ बटी हुई हैं, लेट्स से 1 2 3 4 और 1, इस तरीके से कुछ थी, और हमने लेफ्ट इटरेशन में क्या किया, लेफ्ट इटरेशन के अंदर हमने इसे ऐसे भर दिया 1 2 3 4 और 1, इस तरीके से कुछ भर दिया। नाउ अब हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, और मैंने देखा कि हाँ 4 इज ग्रेटर देन 1, तो मैं इसकी जो कैंडीज होंगी उसको बोल दूंगा कि दिस शुड बी दिस प्लस 1। तो मैं इसको कर दूंगा 4 नहीं 2, क्योंकि 1 + 1 = 2। तो क्या ये सही चीज़ है? ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि अब ये इससे छोटा हो गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैं चेक करूँगा क्या ऑलरेडी जो इसके पास आंसर मिला हुआ है इसे लेफ्ट इटरेशन से, क्या वो इसमें 1 प्लस ऐड करने के बाद ज़्यादा है कि नहीं है। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम नंबर आ रहा होगा वो मेरी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पहले चेक करूँगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, जो पहले यहाँ पर नंबर ऑलरेडी था, या फिर दिस +1 करने पे जो नंबर आ रहा है, इन दोनों में से जो मैक्सिमम नंबर होगा, जो दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा, वही मेरा यहाँ पर रखने लायक होगा। समझ में आ गया? जिससे कि वो लेफ्ट वाली कंडीशन को भी फॉलो करे और राइट वाली कंडीशन को भी फॉलो करे, ठीक है। ओके, तो सी आई +1 जो आया है, इसके साथ मैं चेक करूँगा जो ऑलरेडी सी आई था। तो मैथ डॉट मैक्स वाला फंक्शन हमने पहले ही देख लिया है, जो बताता है 2 नंबर में से मैक्स कौन सा है। तो मैथ डॉट मैक्स ऑफ सी आई +1 या फिर जो ऑलरेडी सी आई था,
इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा वही मुझे रखना है। ओके, नाउ अब हमें ये मिल चुका है, लेफ्ट टू राइट जा चुके हैं, राइट टू लेफ्ट जा चुके हैं। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे अगर 4 था पहले से और 1 + 1 2 आ रहा है, तो 4 और 2 में से बड़ा कौन सा है, 4, तो हम 4 को ही रखेंगे यहाँ पे। और फिर हम देखेंगे क्या 3 > 4 एंड 9, 2 > 3 एंड 9, 1 > 2 एंड 9, तो ये हमारा हो गया। अब इस एरे का जो सम होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 1 + 2 = 3 + 3 = 6 + 4 = 10 + 1 = 11, तो 11 हमारा आंसर हो गया। तो हमें बस सम निकालना है, तो एक लॉन्ग बना लेते हैं, लॉन्ग सम इक्वल्स टू 0 और फॉर int I equals to 0, I less than and I plus plus, sum plus equals to a of I, या फिर ये नहीं, sum equals to sum plus a of I, और इसको हम लॉन्ग में कन्वर्ट कर देंगे। ये कास्टिंग ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि ये AI जो है अब वो इंटीजर ही हो, लेकिन जो हमारा सम है वो लॉन्ग है। तो जब हम लॉन्ग में इंट को यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो लॉन्ग ना पहुँच पाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लॉन्ग बना देंगे हम, वरना वो दोबारा से इंट की पोजीशन तक जाएगा, उसके बाद फिर वो दोबारा से माइनस से स्टार्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसलिए हम जब इनको ऐड कर रहे हैं तो इसको भी लॉन्ग बना के ऐड करेंगे और फिर रिटर्न कर देंगे सम। या तो ये कर सकते थे हम, यहाँ पे मैं जैसे ही लॉन्ग कर रहा हूँ, या फिर हम क्या कर सकते थे, जो AI है, ये जो हमारा AI है, इसको ही हम लॉन्ग बना देते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग एरे बनाते हैं हम, सॉरी AI नहीं होगा यहाँ पर, CI होगा। इसको ही हम लॉन्ग एरे बना देते हैं, ये जो CI है। लेकिन मैंने इसको एक इंट एरे बनाया क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर जो एंट्रीज होंगी वो कभी भी 10⁹ तक नहीं जाएंगी, ठीक है। सबको जो कैंडीज मिलेंगी वो इतनी ज़्यादा नहीं आएंगी, लेकिन उनका सम जो हो सकता है वो ज़्यादा हो सकता है, लॉन्ग चला जाए। तो इसलिए जो सम है वो लॉन्ग है। तो ये हमने कोड कर दिया, अब इसे हम रन करेंगे। तो रन कोड, सबसे पहले सबमिट कोड करने से पहले रन कोड कर लेना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाए हमारे जो मिनिमल टेस्ट केसेस हैं वो सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हमारे मिनिमल टेस्ट केसेस सॉल्व नहीं हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर टेस्ट केस 0, टेस्ट केस 1 और टेस्ट केस 2, ये तीनों के तीनों हमारे इजीली सॉल्व हो रहे हैं, तो ये हमें बता रहा है कि हमारे जो मिनिमल टेस्ट केसेस थे सैम्पल टेस्ट इनपुट वाले, वो सॉल्व हो रहे हैं। अगर हमारे नहीं हो रहे या फिर हमें डाउट है कि ये सॉल्व करेगा बाकी टेस्ट केसेस के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने कस्टम इनपुट भी डाल सकते हैं। तो हम इसको बोल देंगे, जैसे हम इस वाले को डालते हैं, तो यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं, तो हम डालेंगे 5। उसके बाद नंबर किस तरीके से 1 2 3 4 1, तो 1 2 3 4 1, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। तो ये हमारा कस्टम टेस्ट इनपुट हो गया, और अब ये जो मैं रन करूँगा तो ये इस कस्टम इनपुट पर रन होगा, ठीक है। ये आपको पहले से ही पता होगी बात, लेकिन अगर जिनको नहीं पता है मैं उनको बता रहा हूँ कि आप अपने कस्टम इनपुट के लिए भी रन कर सकते हो। और ये यहाँ पे 11 रिटर्न कर रहा है, जो कि हमारा सोल्यूशन था 11। तो इसका मतलब ये जो कोड हमने लिखा है ये चल जाएगा। तो इसे हम सबमिट करेंगे। तो अब ये सारे के सारे जितने भी टेस्ट केसेस हैं इसके पास, बड़े नंबर वाले, छोटे नंबर वाले, सबके ऊपर रन करके देखेगा, और यहाँ पे ये सारे के सारे सक्सेस हो गए। तो इसने बता दिया कि ये सारे के सारे सक्सेस हो चुके हैं, और आपको कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं जब सक्सेस कर देते हो। तो आपको ये पॉइंट्स कमाने चाहिए यार। हैकर रैंक के ऊपर जितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप, उतने पॉइंट्स मिलते हैं आपको, और उससे आपको एक बैजेस मिलते हैं अपने अपने। तो वो बैजेस जब आप ज़्यादा रखते हो तो आपको भी अच्छा लगता है, ठीक है। फ्रेंड्स के बीच में कंपटीशन रखने के लिए भी ज़्यादा अच्छा होता है वो। उसके बाद आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो। तो इसने जितने भी टेस्ट केसेस थे उन सब के लिए इसने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, बड़े नंबर्स, छोटे नंबर्स, ठीक है, और सबके लिए इसका आंसर सही हो गया। अगर सपोज करो ये जो हमारी अप्रोच है, ये हमारी अप्रोच जो है वो O ऑफ n के अंदर सॉल्व हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक 3 फॉर लूप है, माना 3 फॉर लूप है, लेकिन तीनों के तीनों जो है वो O ऑफ n में हो रहे हैं, ठीक है, कोई भी n² नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारा ये अप्रोच है वो O ऑफ n में सॉल्व हो रहा है। अगर हम कोई ऐसा अप्रोच लेते जो O ऑफ n² में सॉल्व हो रहा होता, जिससे O ऑफ n² में क्वेश्चन ये सॉल्व हो रहा होता, तब हो सकता है ये हमें रन टाइम एरर देता, हो सकता है नहीं दे ही देता ये रन टाइम एरर, और ये बोलता है टाइम लिमिट एक्सीडेड। क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो 10⁵ तक जा रहे हैं, ठीक है। 10⁵ तक जाने का मतलब समझ रहे हो, 10⁻10 हो गई O ऑफ ये चीज़ O ऑफ n² करते ही वो 10⁵ का 10⁻10 हो चुका है, ठीक है। 5 का स्क्वायर 10 होता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन तब फिजिबल नहीं होता सॉल्व करना O ऑफ n² की हेल्प से। तो हमें पहले ही पता चल गया हमारी टाइम कंस्ट्रेंट देख के कि ये जो क्वेश्चन है ये किस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व होने वाला है। और उसके बाद हमें पता था O ऑफ n में सॉल्व होगा ये, तो हमने इसे O ऑफ n वाली अप्रोच को सोचा और उससे कर दिया। बाय द वे इस अप्रोच को हम कहते हैं ग्रीडी अप्रोच, क्योंकि ये इंट्यूटिव अप्रोच होती है, ठीक है। सोच के ही लग रहा है कि क्या करना है और उसी तरीके से हमें इसे इंप्लीमेंट करना होता है।
इसको कई बार ग्रेडी एल्गोरिदम भी कहते हैं, ठीक है। ग्रेडी एल्गोरिदम हम जब एल्गोरिदम से मूव करेंगे तब हम पढ़ेंगे इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चंस। तो ग्रेडी एल्गोरिदम्स बेसिकली वो होते हैं जो आपको जो सॉल्यूशन है उस तक ले जाने में सबसे इजीली जो आपको अप्रोच दिख रही है, सबसे जो इजीली जो सबसे ग्रेडीली अप्रोच है उसको आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उससे। तो यहाँ पे हमारा इंट्यूटिवली हमें पता चल रहा था कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हमें पता था अगर जो नेबर है उसके लेफ्ट वाले से हमें ज़्यादा रखना है और उसके राइट वाले से ज़्यादा रखना है, इसके अलावा हमें कुछ और नहीं सोचना था। तो उस तरीके से हमने इसे सॉल्व करने का ट्राई किया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कई बार नॉट सो इंट्यूटिव अप्रोच भी होती है काफ़ी सारी, जैसे डायनेमिक होगी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर कई बार इंट्यूटिव अप्रोच नहीं होती, वहाँ पे हमें कुछ अलग तरीके से सोचना होता है और वो ग्रीडी सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। ग्रीडी सॉल्यूशन क्या होता है, जो हम चाहते हैं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं बिना कुछ और सोचे। तो ये हो गया ग्रीडी अप्रोच और इससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई होप यार आपको हैकर रैंक पर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना वो आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट्स में आ रहे थे कि भैया एक बार हैकर रैंक पर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो। तो वो मैंने आपको बता दिया, गीक्स फॉर गीक्स के अंदर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं यार। तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपको आना है यहाँ पे अपना डिफ़िकल्टी सेट करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये मीडियम डिफ़िकल्टी है, तो मैंने ये रैंडमली पिक कर लिया था ये क्वेश्चन, तो इसकी मीडियम डिफ़िकल्टी है। तो आपको अपना डिफ़िकल्टी लेवल जो मैंने बताया था आपको कैसे करना है, पहले ईजी फिर मीडियम फिर हार्ड, उस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आपको जितना ज़्यादा डिफ़िकल्टी का क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा उसको आपको पॉइंट मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा था। उसके बाद आपको एडिटोरियल भी देखना चाहिए, क्योंकि आपने अपने हिसाब से सॉल्व कर लिया, उसके बाद आपको देखना है क्या ये क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ था, तो अनलॉक करो इसे, एक्चुअली जो सॉल्व होना चाहिए क्या मेरी अप्रोच उससे बेटर है या फिर नहीं है। अगर उससे बेटर नहीं है तो उसको देखो और उसको फिर अपनाने का ट्राई करो नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे जो ये कह रहे हैं दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद द ग्रीडी टेक्निक, तो हमने भी ग्रीडी टेक्निक से किया है। तो हमारा जो सोल्यूशन है और इनका जो सोल्यूशन है वो सेम ही होना चाहिए, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n), जो हमारी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) है, हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है क्योंकि हमने एक एरे यूज़ नहीं, कांस्टेंट नहीं है एक्चुअली, हमारी O(n) ही होगी क्योंकि हमने एक एरे यूज़ किया है, ठीक है, ये वाला एरे यूज़ किया। तो हमारी भी O(n) स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, बट वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। ओके, तो इसी के साथ खत्म करते हैं इसे, और आने वाली वीडियोस में हम इंटरफेसेस के बारे में पढ़ रहे होंगे और ना ऊप्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए चलते हैं, सी हैव अ गुड डे।